अगर मैं एक पोस्टर उठा रहा हूं जिसमें मेरा फेथ है और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उस पोस्टर में कोई वायलेंस का नहीं है प्रमोशन, ना कोई प्रोवोकेशन है। किसी ने उठाया महादेव से हम मोहब्बत करें, भाई करो भाई। 98% इस देश में लोग रिलीजियस हैं। यही तो खूबसूरती है इस देश की। जो नहीं मानता किसी को उसको भी हम सेलिब्रेट करते। मगर पोस्टर कैसे खतरा बन गया? आपको याद होगा 2018 में नरेंद्र मोदी ने केरल के एक आर्टिस्ट का पोस्टर प्रमोट किया था। हनुमान का पोस्टर था। यस। मोदी ने प्रमोट किया, किसी ने इतराज नहीं किया। हम आज भी नहीं कर रहे हैं। भाई वो आप प्रमोट करेंगे और ये मुसलमानों के लिए, देखिए समझने की बात यह है कि हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। सबसे कीमती चीज है। हमारे माँ बाप, हमारी दौलत, हमारी औलाद से बढ़ के हमारा फेथ का हिस्सा है। अब कोई इजहार कर रहा है तो उसमें गड़बड़ क्या हुई? वायलेंस अगर वो कर रहा है तो कंडेमनेबल है। तो अब आपसे पूछ के मुझे मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। और आखिरी बात, लव से क्यों नफरत है बीजेपी को? लव से तो मोहब्बत होनी चाहिए ना। आपको याद होगा मुगल आजम का वो गाना, वो हम तो याद आ रहा है, क्या है वो, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। इसमें बिठा के सुनाना पड़ेगा इन लोगों को, भाई देखो तो मोहब्बत से, इन लोगों को मोहब्बत से नफरत क्यों है? मोहब्बत से तो भाई, अरे इसमें क्या प्रोवोकेशन है? समझ नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक्शन आपके हिसाब से ठीक नहीं था? बिल्कुल गलत था। बरेली में जो हुआ बिल्कुल गलत था। हम तो यूपी गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि जितने लोगों को अरेस्ट करें उनको छोड़िए। अरे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, देश में भी नहीं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में सही नहीं जा रहा। सर ये जो बार बार बोला जाता है कि वोट चोरी हो रहा है और ये गद्दी छोड़ो, इस पे इंडोर्स करते हैं इस चीज को, कि इस तरह के बयान को? और जो राहुल गांधी जैसे बाहर जाकर स्टेटमेंट्स देते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी या उनकी पार्टी के ताल्लुक से नहीं बोल सकता, उनके काबिल लोग हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मुझे बीजेपी को हराना है, बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है ना, 24 घंटे ये लोग काम करते हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम उनकी हर चीज को चेक करते रहें, हर चीज को। 2009 में या 2014 में एक वोटर लिस्ट में ऐसे ही हो गया था मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम लोग जाकर, उस वक्त सीओ भनवर लाल साहब थे, आज दुनिया में नहीं है वो, उनको जाके बताए, हम प्रूफ बताए तो बोले देखिए अब मेरे पास तो उस जमाने में, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये आ गई है, आप लोग देख लीजिए। तो हमको जहां जहां ऐसा डबल एंट्री हुई थी, हम लोग पोलिंग एजेंट्स को बिठाकर उसको चैलेंज किए। तो 1 घंटे के बाद वो लोग आना बंद कर दिए, वो लोग जिसके वो थे। तो ये देखिए, आप बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट है। आप ब्लिंक करेंगे, ये लोग अपना काम करेंगे, तो जाहिर है हमको तो अलर्ट रहना चाहिए और वोटर लिस्ट को चेक करना चाहिए, नाम चेक करना चाहिए। गलत आए करेक्ट करिए। माने आपको ऑन टोज रहकर काम करने की जरूरत है। सर 26/11 पर पी चिदम्बरम का एक बयान अभी हमने सुना हाल में। उन्होंने कहा कि हम तो हमला करना चाहते थे लेकिन सरकार पीछे हट गई, एमईएन ने बोल दिया, या किसी का व्यू कुछ ऐसा आ गया कि नहीं, अमेरिकन दबाव आ गया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक स्ट्रांग पोजीशन ली अभी हाल में, जो सिंदूर हमने ऑपरेशन किया है। तो इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? अब वो देखिए, चिदम्बरम साहब वो लिखे हैं, उस वक्त की गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी कुछ और थी, आज की स्ट्रेटेजी कुछ और है। तो अब वो तो रूलिंग पार्टी थे, तो उस पार्टी को सब्सटेंशिएट करना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर हो, हम तो उसे सपोर्ट करें। और हम ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई से अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद ये लोग हिमाकत नहीं करेंगे, तो ये गलती कर रहे हैं। ये लोग हिमाकत करेंगे दोबारा, आज नहीं तो कल फिर। तो इस पर हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सर अभी मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज़ पे आता हूँ क्योंकि आप उस पर काफ़ी चर्चा करते हैं। इजराइल और हमास का जो रिसेंट सीज फायर हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है लॉन्ग टर्म रहेगा, और आपका व्यू क्या है इस पर? नहीं, एक बात जो एक्सपर्ट्स जो लिख रहे हैं कि ठीक है सीज फायर रुकना चाहिए, 65,000 लोग वहाँ पर फ़लस्तीनी मारे गए, जेनोसाइड उनका हो रहा है, जिसमें से 20,000 बच्चे हैं, 15 से करीब ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, 12-13 लाख जनता के घर बर्बाद हो चुके हैं।
मगर ये बताइए कि ये टोनी ब्लेयर क्या करेगा उसमें, जिसके हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं? और ये बोर्ड बनेगा, उसमें ट्रम्प क्या करेगा? पैलेस्टीन अथॉरिटी कहाँ है वहां पर? और फिर इसमें कोई क्लियर 20 पॉइंट जो है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि इजराइल की आर्मी जो जेनोसाइड कर रही है वो कहाँ जाकर रुकेगी, और फिर पैलेस्टीनियन स्टेट का क्या होगा? तो ये तो हमको लगता है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं वहां पर। मगर अब ठीक है, ये तो सीजफायर रुका है, मगर जो जेनोसाइड कर उनसे क्या होगा? उनको कोई सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जेनोसाइड हुआ वहां पर, तो उनको कुछ उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं होगी? ये हमको देखना है। भाई 7 अक्टूबर का हवाला दे रहे, जो नकबा हुआ था अर्ली 1900 में, उसका क्या था? वो कंटिन्यूस। अब अच्छा, उससे ज्यादा वेस्ट बैंक में आपने करीब 500 फलस्तीनियों को मार दिया। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ की। कैसे तारीफ करेंगे जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICCJ का वारंट है? प्राइम मिनिस्टर क्यों तारीफ कर रहा है? वो तो जेनोसाइड है, जेनोसाइड रजीम है वो पूरी। और ये बार बार जो बीजेपी प्रमोट करे इजराइल हमारी मदद करता, कोई मदद नहीं करता, हम पैसे दे के लेते हैं उनसे, फ्री में कोई नहीं देता। फ्री में कोई देता है क्या? बताइए आप, कोई नहीं देता है। बट एक जेनोसाइड रजीम है, 65,000 लोगों को उन्होंने मार दिया वहां पर, कुछ बचा ही नहीं वहां पर। आपको मालूम नवीन साहब कि अब उसका जो डेब्रिस उठाने के लिए, सिर्फ डेब्रिस 5 साल लगेंगे, 5 years। 65,000 तो मर गए, अब उसके नीचे कितने लाशें निकलेंगी या हड्डियां निकलेंगी किसी को पता नहीं। तो बेसिकली यू आर अपोजिंग दिस, मतलब लाइक यू आर नॉट क्लियर, अभी क्लैरिटी नहीं है। सवाल अपोज का नहीं है, सवाल यह है कि कोई क्लैरिटी नहीं है। वेस्टर्न पावर्स क्या करेंगे? आप ही तो क्रिएट किए, बालफोर डिक्लेरेशन से तो आपने सब तमाशा किया, आप ही ने किया। और यूएस तो कंप्लीटली ब्लेटेंटली अंधा बन जाता है इसराइल के मामले में। अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए हैं। कल यहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, आज वो देवबंद में हैं। हमारी कुछ पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ एम्बेसी हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है, मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू। 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबा रिपोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं। उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ खामियां उनकी भी है ना, जिससे वुमेन राइट्स और सबको लेकर। अरे सर, खामियां सब में है ना। कहाँ खामियां? आप खामियों को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा आप देख लेना। आपके घर में जो होगा वो आप देखेंगे, मैं मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। वो यहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहां पर। आप देख रहे कैसा हो रहा है। चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया। ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर है ना बहुत जरूरी। तो ये वेलकम मूव है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए। और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज। एंड आई थिंक बंद किया भी नहीं, बंद नहीं किया हमने। और अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो पहली की रेजिम थी, हम तो 5-6 हजार लोगों को ट्रेन किए, यहाँ पर पढ़ाई लिखा है, वो अलग बात है। रोड्स बनाई हैं, डैम्स, पार्लियामेंट सब बहुत किया है तो हमारा वहां। और जो गुडविल इंडियंस की है वहां पर, सिख लोग वहां पर, पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज उनके हाथ में है। तो ये सब चीजें हमारे हमको देखना पड़ेगा ना। ये हम कैसे छोड़ेंगे अफगानिस्तान को? एक और मुद्दा सर, टैरिफ का जो चल रहा है, आपको लगता है कि जो हमारी पोजीशनिंग है वो अच्छी है? हम लोग झुक नहीं रहे हैं अमेरिका के आगे? ये तो सरकार की नाकामी है, बिल्कुल नाकामी। आप देखिए हमारा 35,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, आधा वो ठप हो गया। सूरत में आप मालूम करवा लीजिए, लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम है, उसमें लेबर की नौकरी जा रही है। तमिलनाडु में रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा सेंटर है, उनको नुकसान पहुंच रहा है।
तो हमको तो तकलीफ हो रही है उससे। बट सरकार का कहना यह है कि हम झुकेंगे नहीं, अपने इंटरेस्ट को हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, मगर इससे तो ये इनके टैरिफ से हमारी इंडस्ट्रीज को तो नुकसान पहुंच रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट का काम ये है कि उनको रिलीफ दे, उनको कुछ करे, बताएं आप कैसा करेंगे। चाहे कुछ जो भी टेक्निकल जो टर्म है कि वो अपना सामान भारत में बेच सकते हैं क्या, जो भी है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जैसा भी है, तो सरकार को सोचना चाहिए। तो मैं आखिरी में आता हूँ सर, आपकी स्पीचेस को पूरा देश देखता है, बड़े फैक्ट बेस्ड स्पीचेस होती हैं पार्लियामेंट में, तो क्या अब आप किस सब्जेक्ट पर अब आगे काम कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। हर सब्जेक्ट पे बोलना आपने सर वक्त पे पोजीशनिंग की, वन नेशन वन इलेक्शन पे पोजीशनिंग की, नहीं, अब नवीन साहब जो इशू आएगा तो उस पर तो आप लोग तो उस पर बोलना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई आप तो अगर नहीं मालूम तो जानकार लोगों से पूछ लीजिए, बोलते रहिए। तब जैसा कल 2 दिन पहले अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दे दिया वो पॉपुलेशन का, राइट, कैसा ऐसा बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं भाई। 1951 से कब से 50 जो भी पहले सेंसस से लेकर अब तक 2011 के सेंसस 4.4% का इजाफा है मुस्लिम पॉपुलेशन में। आपको मैं अमित शाह की जबान में क्रोनोलॉजी समझिए, पहले क्या बोले, क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह क्या बोले, ये दीमक है, दीमक है। उससे पहले मोदी जी क्या बोले, मैं ये कैंप खोलूंगा आबादी बढ़ाने के लिए, सीएम थे। फिर मोहन भागवत बोले कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है एक समुदाय का। फिर बाद में योगी आदित्यनाथ बोले कि मूल निवासी पॉपुलेशन गिर रहा है। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, 3 बच्चे पैदा करो आप। मोहन भागवत खुद कह रहे हैं, पहले तो बोले मुसलमान आगे बढ़ रहा है। ये झूठ है। आसाम जब 51 में आसाम से 2 या 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बने तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ना। मिसाल के तौर पर अगर 100 लोग हैं उसमें 10% का इजाफा हुआ, और जो 10 लोग हैं उसमें अगर 10 लोग कैसा हो तो 100% दिखेगा आपको। इतनी वीक है मैथमेटिक्स में अमित शाह, तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, गवर्नमेंट का डेटा है, टीएफआर रेट मुसलमानों का सबसे ज्यादा गिरा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट का है। अच्छा, आखिरी बात, अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री हैं ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं। और लास्टली कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। बट एक बात ये जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। आप वो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, कुछ पत्र नहीं है। कागज पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाई साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है। ये तो कोर्ट का काम है, और आप उसको सजा दिलाइए ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 10-10 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते, तो आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। मैं आखिरी में सर आ गया, लास्ट सवाल। गवाई साहब पे भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की किसान ने, उसको आप इस एक्ट पर आपका कुछ कहना है? पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। गवाई साहब का कोर्ट में हुआ है जिसने जूता फेंका, ये पूरे कोर्ट की तौहीन हुई है। मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं गवाई साहब से, उन्होंने कहा मैं केस बुक नहीं करना है। सवाल गवाई साहब का नहीं है, सवाल जो दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, मुंह छोड़ा तो एतराज, घोड़े पे बैठ के बारात निकला तो मारो, चमड़े का कारोबार करता तो पीटो। सर, इस एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, 2023 का डेटा भी आया, हर रोज 12 दलित महिलाओं का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पे ऑफेंसेस हुआ है, 15,000 करीब।
और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के तहत क्यों केस नहीं बुक कर रहे आप? पार्लियामेंट में 2 लड़के कूद गए थे और वो धुआं छोड़े, हमने यूएपीए लगा दिया उन पे। अब ये साहब 70 ईयर ओल्ड है। रेडिकलाइजेशन का जो आर्गुमेंट है कि नौजवान रेडिकलाइज होते, अरे भाई 70 ईयर्स का आदमी रेडिकलाइज कैसे हो गया बताइए? क्या लिख रहा है? नारा लगा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में इसको माना नहीं जाएगा। अरे तू होता कौन है भाई? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 92 में, एक आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। मुझे तकलीफ हुई, इतना बड़ा मॉब, एक का कन्विक्शन नहीं हुआ। हमने कहा कि जजमेंट गलत है। बाबरी मस्जिद का सिविल सूट, बोले नहीं मंदिर आस्था है। हमने कहा आस्था पे नहीं दे सकते, खामोश बैठ गए। ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, हमने कहा कि गलत फैसला है। कहां हमने धर्म को लेकर किसी जज पे अटैक किया बताइए? तो ये तो गलत है ना। आज जूता फेंके कल कुछ और करेगा। और जो रॉन्ग मैसेज जो सरकार समझ नहीं है, जो तो लगता है केस बुक होना चाहिए? नहीं, जो रॉन्ग मैसेज पूरे देश में गया है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कोई जूता उठाकर फेंकता है और इस तरह का बकवास नारा लगाता है, और एक म्यूटेड रिस्पांस गवर्नमेंट से आ रहा, बिल्कुल ठंडा रिस्पांस। प्रधानमंत्री तक ने अपोज किया सर। अरे क्या अपोज किया भाई? कितनी देर के बाद किया बोलिए? आप टाइमलाइन निकालीजिए कितनी देर के बाद। अरे हाईएस्ट लेवल पे अरे हाईएस्ट लेवल पे होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप? अच्छा, अगर उसका नाम किशोर नहीं होता, असद होता, तो क्या करते अब तक? ये तो बहुत नहीं, ये फैक्ट। नवीन साहब आप नहीं बोलना चाह रहे, मगर फैक्ट है। नहीं सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल फैक्ट है सर, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ये कास्टिज्म है, ये कम्युनलिज्म है। इसमें क्या है बताइए? अरे अगर उसका नाम कोई और होता तो भाई पूरा उसका बाप दादा गांव कहां से आया, किधर से गया। तो ये जो मैसेजिंग जा रही है ना, बहुत गलत जा रही है सरकार के खिलाफ।